नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल की। इस पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहां इस कानून को लेकर कई तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। कोई कह रहा है कि यह कंपनियों के फायदे के लिए बनाया गया है, किसी का मत है कि इससे दूसरे कानूनों का उल्लंघन होगा, और कोई कह रहा है कि इस कानून के बाद निजता के अधिकार का क्या होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है वास्तविकता और क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल। लोकसभा में मंजूरी के बाद राज्यसभा से भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया है। इस बिल को विपक्षी सांसदों के मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा में मंजूरी मिली थी। 3 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में नए डाटा प्रोटेक्शन बिल को पेश किया गया। इस पर विपक्षी सांसदों का कहना था कि इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक एक तरीके से डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण का प्रावधान करता है। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। 7 अगस्त को लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी मिली थी। विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताते हुए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। इस पर हम आगे चर्चा करें, इससे पहले जानते हैं कि क्या है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023। इस विधेयक के अनुसार यूजर डाटा का इस्तेमाल करने वाली सोशल मीडिया फर्म्स को व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करनी होगी, भले ही वह थर्ड पार्टी डाटा प्रोसेसर का इस्तेमाल कर डाटा एक्सेस कर रहा हो। साथ ही डाटा उल्लंघन या डाटा चोरी के मामलों में कंपनियों को डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीवी और यूजर्स को सूचित करना होगा। बच्चों के डाटा और अभिभावकों के साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के डाटा को अभिभावकों की इजाजत के बाद ही एक्सेस किया जा सकेगा। इस बिल में उल्लेख है कि फर्म्स को एक डाटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा और यूजर्स को इसकी जानकारी भी देनी होगी। केंद्र सरकार को भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र में व्यक्तिगत डाटा के ट्रांसफर को रोकने और प्रतिबंध करने की शक्ति होगी। डीपीवी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। डीपीवी फर्म्स को समन कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है और कंपनियों के दस्तावेज का निरीक्षण भी कर सकता है, और डीपीवी उल्लंघन की प्रवृत्ति और गंभीरता, प्रभावित व्यक्तिगत डाटा के प्रकार पर विचार करने के बाद फर्म्स पर जुर्माना भी लगा सकता है। यदि विधेयक प्रावधानों का 2 बार से अधिक उल्लंघन किया जाता है तो डीपीवी सरकार को किसी मध्यस्थ तक पहुंच को ब्लॉक करने की सलाह दे सकता है। इसके साथ ही फर्म्स पर डाटा उल्लंघन, व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करने में विफलता या डीपीवी और यूजर्स को उल्लंघन के बारे में सूचित नहीं करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में इतनी बातें शामिल हैं। इस विधेयक को लेकर इतनी गहमागहमी इसलिए है क्योंकि इसे लेकर जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है वह यह है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल असल में किसके हित में है। नेस्कॉम का कहना है कि पर्सनल डाटा बिल से डिजिटल अर्थव्यवस्था में गति आएगी। संसद में पेश डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को लेकर इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया से इस बिल का असली मकसद जाहिर होता है, और वह प्रतिक्रिया यह है कि निजता के अधिकार की रक्षा करने में, और उसके बजाय यह बिल डाटा हासिल करने को कानूनी बनाता है। निजता के अधिकार को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पुनर्भाषित किया था या पुनर्परिभाषित किया था। आपको बता दें कि उस फैसले ने डिजिटल दौर में निजता के अधिकार के सामने आ रही नई चुनौतियों का भी खाका खींचा था। लोकसभा में पास हुआ डीपीडीपी बिल
2023 निजता के अधिकार के इर्द गिर्द हो रही बहस का ही परिणाम है। सूचना के अधिकार से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही तय होती है। 2005 में आए इस कानून की लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि डीपीडीपी बिल निजता के अधिकार को बचाने के बजाय आरटीआई कानून को कमजोर करता है। दरअसल आरटीआई सरकार के काम में पारदर्शिता के लिए है, तो राइट टू प्राइवेसी हमारी जिंदगी में बढ़ती सरकारी और निजी घुसपैठ से बचाने के लिए होना चाहिए। फिर भी दोनों में खिंचाव है। उदाहरण के लिए मनरेगा कानून के तहत अनिवार्य रूप से चीजें सार्वजनिक करने का प्रावधान है, ताकि श्रमिक खर्च पर निगरानी रखी जा सके, लोगों की भी निगाह रहे। इस कानून के तहत पंजीकृत हर व्यक्ति की जानकारी तक सबकी पहुंच बनी रहे। इसमें यह ब्यौरा तक है कि हर श्रमिक को कब और कितना पैसा दिया गया। इसका दूसरा पक्ष भी है कि देखा गया है कि बेईमान लोग इस पर नजरें गड़ाए रहते हैं, यहां तक कि वे मजदूरों को बचत या इंश्योरेंस जैसे लुभावने ऑफर देकर उनकी मेहनत की कमाई छीन सकते हैं। डीपीडीपी बिल 2023 इन जरूरी मसलों से निपटने की जरा भी कोशिश नहीं है। इससे सरकार की पारदर्शिता तो कम होती ही है, लेकिन हम सरकार और निजी एजेंसियों दोनों के लिए पारदर्शी हो जाते हैं। बिल कहता है, यह बिल डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की इस तरह से प्रोसेसिंग है जिसमें दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति हो। अपने निजी डाटा को सुरक्षित रखने का व्यक्तिगत अधिकार और वैध उद्देश्य के लिए ऐसी जानकारी तक पहुंच। इसकी धारा 4 के 2 में वैध उद्देश्यों को व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। कोई भी उद्देश्य जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, यानी मजदूरी, पेंशन या सरकारी पोर्टल से लाभार्थियों का मोबाइल नंबर हासिल करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, मतलब डाटा माइनिंग जारी रह सकती है। साथ ही धारा 36 केंद्र को अधिकार देती है कि वह किसी बोर्ड, कोई संस्था या अन्य कोई ऐसी जानकारी तक पहुंचा देती है जो वह मांग सकती है। आरटीआई कानून की धारा 8 में सूचना प्रकट किए जाने से रोकने के कुछ प्रावधान हैं। इसकी धारा 8 के 1 जे इस आधार पर सूचना देने से छूट देती है कि अगर इसका लोक क्रियाकलाप या जनहित से संबंध नहीं है और किसी की निजता का अनावश्यक संक्रमण है, तो इस विधेयक की ताजा पुनरावृत्ति जिसमें कुछ मसौदे आए हैं, उनमें ऐसा लगता है कि इसके 2022 के संस्करण में दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इस संदर्भ में प्रस्तुतियां क्या थीं, क्योंकि सरकार द्वारा परामर्श प्रक्रिया को सामने नहीं लाया गया था। इस विधेयक का मुख्य आकर्षण यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा डेटा प्रिंसिपल की सहमति के बाद या कुछ वैध उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है। ये उद्देश्य ऐसी स्थितियां हैं जहां ऐसे डेटा को डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त किए बिना एकत्र किया जा सकता है। मसलन सरकारी एजेंसियों द्वारा लाइसेंस, कल्याणकारी लाभ, परमिट और सेवाएं प्रदान करने के लिए। इस विधेयक में व्यक्तिगत डेटा संबंधी उल्लंघन होने की स्थिति में डेटा प्रिंसिपल को सूचित करने के लिए डेटा न्यासी के जिम्मे एक दायित्व और विधेयक के अनुपालन होने या नहीं होने के बारे में निर्णय लेने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उसका प्रावधान शामिल है। डेटा न्यासी के लिए अन्य दायित्व भी परिभाषित किए गए हैं, लेकिन इस विधेयक के साथ एक समस्या यह भी है कि इसमें डेटा प्रिंसिपलों को तीसरे पक्षों, जिनके साथ डेटा साझा किया जा सकता है, उनके बारे में सूचित करने की जरूरत या डेटा के भंडारण की अवधि से जुड़ा पहलू शामिल नहीं। राज्य की एजेंसियों को रूप में छूट दी गई है और छूट के रूप में बहुत ज्यादा गुंजाइशें प्रदान की गई हैं। 2018 में श्री कृष्ण समिति के मसौदा विधेयक ने राज्य संस्थानों को डेटा प्रिंसिपलों से सूचित सहमति प्राप्त करने या सिर्फ राज्य की सुरक्षा से संबंधित मामलों में उनके डेटा को एकत्र करने में छूट देने की इजाजत दी थी और संसदीय निगरानी एवं बिना सहमति व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए न्यायिक मंजूरी से संबंधित एक कानून बनाने का आह्वान भी किया था। इस विधेयक के 2023 संस्करण में राज्य को व्यापक छूट के जरिए डेटा एकत्र करने का अधिकार है और इस तरह सरकार को वैसी जानकारियां एकत्र करने की इजाजत है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है।
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर एक नया डेवलपमेंट है। यह कानून भारत में लोगों के अधिकारों को बनाए रखते हुए डिजिटल डेटा को संभालने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियों को तय करता है। इस बिल का मकसद पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक बड़े लेवल का स्ट्रक्चर सेटअप करना है। यह स्ट्रक्चर देश भर में जमा किए गए पर्सनल डेटा तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है। दोनों ही यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है।